ये वाले हैं। यही वाले हैं। यही तो मैम मैंने आपको सेंड किए हैं। हम्म। हाँ जी। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है? लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करती है। बाकी सारी चीजें उसमें क्या होती हैं? कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट। ठीक है। बाकी चीजों को हम कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ प्राइस के कारण जो चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसका रिलेशन इनवर्स होता है, यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगी। कम होगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, यानी कि कम होएगी। प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ेगी और प्राइस ज्यादा होने पे डिमांड कम होगी। जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है प्राइस 10 था तो हमारी डिमांड 100 थी। जैसे ही प्राइस गिरा 8 पे आ गया, हमारी डिमांड बढ़ गई, दैट इज 200। और ये जो चल रहा है ये कांस्टेंट पीरियड में चल रहा है, 100, 150, 200। इनमें जो ब्रेक है वो कांस्टेंट है। 100 से 50 की ब्रेक है, यहाँ पे भी 50, यानी कि इनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है? 50 है। 50। ठीक है, तो फिर हम डायग्राम में शो कर देंगे। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 100, यहाँ पे 150, यहाँ पे 200, और यहाँ पे 10, 9 और 8 ऐसे लिख सकते हो। और देन आप शो कर सकते हो ऐसे दिखा के कि जब 8 था तो डिमांड 200 हो गई, और जब सॉरी जब 10 था तो डिमांड हमारी 100 थी, और जब हमारी प्राइस कम हुआ, प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ गई। प्राइस ज्यादा था तो डिमांड इतनी थी, प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ गई। और ये डिमांड की कर्व है, ये डिमांड की कर्व है जो कि स्लोपिंग डाउनवर्ड होती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस। ठीक है। तो डिमांड है किसका फंक्शन? डिमांड इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स। पी एक्स यानी उसकी खुद की कॉमोडिटी का प्राइस। पी आर, आर यानी कि रिलेटिव, आर की जगह आप वाई भी लिख सकते हो। पी आर यानी कि उसके रिलेटिव गुड। वाई, वाई मीन्स इनकम। ठीक है। टी, टी मीन्स टेस्ट। ई मीन्स एक्सपेक्टेशन। एन मीन्स पॉपुलेशन। एंड ए मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और एडवर्टाइजमेंट। ए मीन्स एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। इन सब का फंक्शन है डिमांड। इन सब के कारण जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, वो इधर उधर होती रहती है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। अब सप्लाई की बारी आ गई, और मार्केट का इक्विलिब्रियम भी बताना है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड एंड सप्लाई एक पॉइंट पे मीट करेंगे वहां पे हमारा मार्केट का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है। सप्लाई क्या होता है? प्रोडक्ट को सेल करना, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सेल के लिए उसको हम बोलेंगे सेल्स प्रोडक्ट, और उसकी जब हम सप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे सप्लाई। ठीक है। और जो डिमांड सप्लाई है वो कैसे इफेक्ट करती है? वो पॉजिटिवली इफेक्ट करती है, यानी कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। अब देखो, एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है, एक जगह पे जाके तो टक्कर खाएंगे ना। दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं ना। एक ऊपर से नीचे आ हाँ रहा है, जी। एक नीचे से ऊपर जा रहा है। तो एक पॉइंट तो आएगा जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो देखो प्राइस दिया हुआ है, प्राइस क्या है? ऊपर से नीचे जा रहा है। सप्लाई क्या करेगी? सप्लाई बढ़ती है। 1 से 5 हमने लिख दिया। सप्लाई हमने बढ़ानी है, सप्लाई बढ़ाना शुरू कर दो, 10, 20, 30, 40, 50। सप्लाई बढ़ती है, डिमांड कम होती है, तो डिमांड ऊपर से शुरू कर दो, 10, 20, 30, 40, 50। तो 30 का एक ऐसा पॉइंट है जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या है? सेम है, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसी पॉइंट को, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करी, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मार्केट का इक्विलिब्रियम। कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या है? इक्वल है। और अगर ये इससे नीचे आती है, ठीक है,
एक पॉइंट नीचे आती है तो वहां क्या होगा? वहां सप्लाई की शॉर्टेज। शॉर्टेज होगी, क्योंकि सप्लाई कम है ना, तो सप्लाई की शॉर्टेज होगी और डिमांड बढ़ जाएगी, एक्सीड कर जाएगी। डिमांड ज्यादा है, ये देखो यहाँ डिमांड यहाँ है, डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई सिर्फ इतनी है, यानी कि ये क्या है, शॉर्टेज हो गई। यहाँ पे क्या है, सप्लाई, यहाँ पे क्या है, सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो यहाँ क्या होगा, सरप्लस। डिमांड कम है लेकिन सप्लाई हम ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ और जी। ये 30 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स वेरियस प्रोपोर्शन आर एंड अजम्पशंस? इंडिफरेंस कर्व क्या होती है? जो डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंट करती है हमारे इंडिफरेंस सेट्स को, यानी कि हम दो प्रोडक्ट के ऐसे सेट लेते हैं जिससे हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन। वो- ठीक है, दो कमोडिटी को यूज करके जब हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो, उसको हम इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है लेकिन उनसे जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगी, वो हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, मान लो मुझे 3 आम और 2 केले खा के सेटिस्फेक्शन होती है, 50 की सेटिस्फेक्शन होती है। ठीक है, अगर मैं नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करूँ तो 50 की सेटिस्फेक्शन होती है। ठीक है, तो अब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ढूंढूंगी मैं जिससे मुझे सेम 50 की सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कोई और चीज यूज कर ली, मैंने 3 केले और 2 मैंगो सोच लिए। ठीक है, मैंने चेंज कर लिया अपनी वैरायटी, तो इससे भी मुझे क्या है, 50 की ही सेटिस्फेक्शन हो रही। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेट्स जिससे हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन हो, उसको हम बोलेंगे इनडिफरेंस कर्व, यानी कि वो इनडिफरेंस है। ठीक है, ये यू शेप में होती है, यानी कि कन्वेक्स शेप में होती है। कन्वेक्स का मतलब है ऐसे, कनकेव जो होगा वो इसके ओपोजिट होएगा, कन्वेक्स इसके साथ साथ चलता है। ठीक है, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एप्पल और मैंगो हम इतना इतना खा रहे हैं और हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जितना इस पहले सेट से मिल रही है उतनी ही दूसरे सेट से मिल रही है, और जितनी दूसरे सेट से मिल रही है उतने ही तीसरे सेट से मिल रही है। ऐसा कोई फर्क नहीं है कि पहले से सबसे ज्यादा मिल रही है या डी वाले से सबसे कम मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे हमें सेटिस्फेक्शन बराबर ही मिल रही है, बस ये डिफरेंट डिफरेंट सेट है, कि अगर आपको पहला नहीं खाना आप दूसरा खा लो, दूसरा नहीं खाना तीसरा खा लो, तीसरा नहीं खाना चौथा खा लो, इसलिए। अकॉर्डिंग दिस मोनोपोली preference, a consumer always prefer more a thing at a same time। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट क्या है, मोनोपोलिस्टिक, यानी कि यहाँ पे हर चीज के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज अवेलेबल है। तो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एक प्रोडक्ट से नहीं लेना चाहेगा, वो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को ट्राई करेगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को यूज करेगा। हम लोग भी हैं, अगर हम एक फेस वॉश यूज कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, कभी कभी शिफ्ट भी कर जाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि उसी पे ही बैठे रहते हैं, अगर मार्केट में कुछ नया आता है तो हम भी शिफ्ट कर जाते हैं, है ना। फिर हम उससे सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं, फिर अगर हमें उसका, हमें लगता है कि नहीं ये वैसा अच्छा नहीं था जितना पहले वाला अच्छा था, तो हम वापस पहले वाले पे चले जाते हैं। होता है ना ऐसा, करते हैं ना हम भी ऐसा। तो वही बोल रहे हैं कि कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, बस उनको क्या चाहिए होता है, सेम प्राइस चाहिए होता है और सेम सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट आईसी कर्व्स बना दिए हैं। ये क्या बोल रहे हैं, एक आईसी कर्व दूसरी आईसी कर्व को कबर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी काटेगी नहीं एक दूसरे को, क्योंकि सबसे सेम सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, सभी लेवल पे सेम सेटिस्फेक्शन है, इसलिए वो एक दूसरे को कट नहीं करेगी।
देन आ गया प्राइस इलास्टिक। इलास्टिसिटी हमने पढ़ी थी, मोस्टली तीन तरह से इलास्टिसिटी होती है। कौन कौन सी होती है? प्राइस, प्राइस, क्रॉस, इनकम। हाँ जी, प्राइस, क्रॉस और इनकम। ठीक है, इसमें अब उन्होंने प्राइस के बारे में पूछा है, तो पहले आप थोड़ा सा इलास्टिसिटी भी बता सकते हो अगर आप चाहो तो, कि व्हाट इज इलास्टिसिटी, क्या होता है इलास्टिसिटी। ठीक है, देन आप बताओगे प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि प्राइस की चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी। वर्ड याद रखना, इसमें क्वांटिटी डिमांडेड ही यूज होगा, इसमें अकेला डिमांड यूज नहीं होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आना ड्यू टू द प्राइस, उसको बोलेंगे हम प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? जितना हम खींचेंगे उतना वो बढ़ता जाता है। इलास्टिक यही होता है ना, जितना खींचो उतना बढ़ता हम्म। है। तो इलास्टिसिटी का यही है कि जितना खींचेंगे उतना बढ़ेगा ये। ठीक है, जितना भी परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में होगा, उस प्राइस की वजह से, प्राइस के परसेंटेज की चेंज की वजह से, उसको हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये वेरियस तरह से होती है, मोस्टली इसकी मेन 5 ब्रांचेस हैं। 5 तरह से होती है परफेक्ट इलास्टिसिटी। परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब कि इलास्टिक जो है वो बहुत ही ज्यादा मूव कर रहा है, थोड़ा सा चेंज आने की वजह से डिमांड में हैवी चेंज आ गया, जो हमारा इलास्टिक है वो अच्छी तरह से खींचा गया। ठीक है, तो इट मीन्स थोड़े से प्राइस में चेंज आने से डिमांड में हैवी चेंज आ जाए, उसको हम बोलेंगे परफेक्ट इलास्टिसिटी। देखो प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा, प्राइस वहीं पे खड़ा है नीचे। क्वेश्चन में देखो प्राइस इज 4, लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई? 10 से 30 पे शिफ्ट कर गई। इट मीन्स ये क्या है? परफेक्ट इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, कितनी भी चेंज कर सकती है। क्लियर है? हाँ जी। देन नेक्स्ट आ गया परफेक्ट इन इलास्टिक, यानी कि अब डिमांड में चेंज आएगा ही नहीं, प्राइस आप जितना मर्जी चेंज कर लो, डिमांड में चेंज आएगा ही नहीं, तो वो इन इलास्टिक है, यानी कि इलास्टिक खींचा ही नहीं जा रहा इलास्टिक, वो इन इलास्टिक है। ठीक है, तो ये दिखा रहे हैं प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, लेकिन डिमांड हमारी वहीं पे खड़ी है, तो इसको हम प्रेजेंट करेंगे 0 से। क्लियर? हाँ जी मैम। नेक्स्ट हमारा यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक यानी कि जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा, ना कम ना ज्यादा, यूनिटरी इक्वल। ठीक है, जितना प्राइस में चेंज उतना ही क्वांटिटी में चेंज। ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोनों का जो ये डिफरेंस है, ये इतनी जगह, ये जगह जो है ये देखो यहाँ पे भी इतनी है, यहाँ पे भी इतनी है, दोनों की बराबर है। इट मीन्स ये क्या है? यूनिटरी इलास्टिक है। देन आ गया मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। मोर देन यानी कि डिमांड में है जो, वो प्राइस से चेंज से थोड़ा सा ज्यादा चेंज आए। ठीक है, मोर देन यूनिटरी यानी कि यूनिटरी से थोड़ा सा ज्यादा, प्राइस में जितना चेंज हुआ है उससे थोड़ा डिमांड में चेंज ज्यादा हुआ है, तो हम बोलेंगे इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। देन लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी यानी कि अब डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस में चेंज आया, प्राइस में हैवी चेंज आने की वजह से भी, ठीक है, प्राइस इतना गिर गया लेकिन फिर भी डिमांड में चेंज नहीं आया, इट मीन ये क्या है? लेस इलास्टिसिटी है। इलास्टिक तो हुई डिमांड लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, तो इसलिए ये क्या है? लेस इलास्टिसिटी। ये क्या होगा? डिमांड इज लेस देन 1। क्लियर है? हाँ देन जी व्हाट डू यू मैम। मीन बाय रिटर्न टू स्केल? रिटर्न टू स्केल क्या होता है? रिटर्न टू स्केल से डिमिनिशिंग तो कांस्टेंट मैम, इसमें इंक्रीजिंग में इनपुट श्रेणियाँ थोड़ी चेंज कर देते हैं, क्यों बढ़ा देते होता है? तो फिर वो डबल ट्रिपल आउटपुट देती है। और और कांस्टेंट में मतलब हम इनपुट तो इंक्रीज करते हैं बट हमारा जो आउटपुट है वो उतना ही रहता है।
डिमिनिशिंग में मैम आउटपुट कम आती है, इनपुट ज्यादा सेम देती है। रखती है। सेम, ठीक है। ठीक है। रिटर्न टू स्केल क्या है, इसमें हर फैक्टर वेरिएबल है। ठीक है, सारे के सारे वेरिएबल है और ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, जब भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा यानी कि वो किसकी वजह से हो रहा है, रिटर्न टू स्केल की वजह से होगा। इसमें सारे वेक्टर वर्क कर रहे हैं, हम सारे इनपुट लगा रहे हैं। मेनली हमारे दो इनपुट होते हैं, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, तो हम अगर बात करेंगे तो हम इन्हीं दो इनपुट को लेके चलेंगे। जब इन दो इनपुट को लगा के हमें मैक्सिमम रिटर्न आए तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, यानी कि हमारा आउटपुट क्या है, वो ज्यादा है। और अगर इन्हीं को लगा के इक्वल रिटर्न आए, यानी कि हमने 100 लगाया और रिटर्न भी 100 आया, तो क्या है हमारा, इक्वल रिटर्न टू स्केल है, मतलब कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। और उसी के थर्ड में क्या होगा, जब हमने इनपुट ज्यादा लगाया लेकिन हमें आउटपुट सेम ही आ रहा है या कम ही आ रहा है उससे जितना आना चाहिए, वो क्या होगा, हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होगा। ठीक है, यानी कि हमने 100 लगाया, एक्सपेक्टेशन डबल की होती है, यानी कि 200 आना चाहिए था, लेकिन कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। इट मीन्स दैट इज डिक्रीजिंग, कम आ रहा है। नाउ आइसोकेंट एंड डिस्कस वेरियस प्रॉपर्टी। व्हाट इज आइसोकेंट? मैम इसमें क्वांटिटी में चेंज आता है, अगर आइसो कोस्ट हो तो कोस्ट में चेंज आएगा, अगर क्वांटिटी है क्वांट है तो क्वांटिटी में चेंज आएगा। हाँ जी, अगर कैंट है तो किस में चेंज आएगा? क्वांटिटी में, अगर कोस्ट है तो मतलब उसके वेरिएबल्स जो हैं चेंज कर दिए जाते हैं। हाँ जी, आइसोकेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन डिफरेंस कर्व। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर आउटपुट हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वेरियस वेरियस कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, इन डिफरेंस में भी यही कर रहे थे, तो जो भी पॉसिबल हमारे पास इनपुट है उसको लगा के जो भी कोस्ट में चेंज आ रहा है, दैट इज आइसोकेंट, ड्यू टू आइसोकेंट। ठीक है, यानी कि हम एक अपने जो आउटपुट है उस पे पहुंचने के लिए कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए। ठीक है, उस डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे आइसोकेट्स। ठीक है, जो हम अल्टरनेट कॉम्बिनेशंस लगा रहे हैं अपने आउटपुट लेवल को अचीव करने के लिए, उसी को हम बोलेंगे कि ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, हमारे आइसोकेट्स। ठीक है, देन आइसोकेट के करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं आपको, डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स तो इजी हैं उनके। ये उसके टाइप में आइसोकेट कौन कौन सी तरह के होती हैं, लीनियर आइसोकेट यानी कि एक सिंगल लाइन, देन लाइनोटाइप, इसमें क्या है, लाइन की शेप में बनता है, एल की शेप में। देन लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि बहुत सारे आइसोकेट। देन कॉन्वेक्स, कन्वेक्स यानी कि जो हमारी लाइन है उसके साथ साथ ही चलेगा, वो गया कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव होता तो ओपोजिट होता, मतलब आइसोकेन कनकेव नहीं होती है। मैं वो बता रही हूँ कि कनकेव का मतलब है इसका ऐसे, गुफा की फॉर्म में गुफा बनेगी तो वो कनकेव होगा। देन व्हाट इज डिमांड एंड डिफरेंट बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट। डिमांड क्या होता है? डिमांड मतलब अल्टरनेटिव रिलेशनशिप होता है डिमांड एंड प्राइस में। अगर इंक्रीज हुई है तो मतलब इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड हुई तो प्राइस इन फॉल, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल। ये लॉ ऑफ डिमांड है। व्हाट इज डिमांड? डिमांड जैसे कोई हाउस होल्डर या कोई इंडिविजुअल कोई भी पर्टिकुलर चीज को खरीदने के बाय करने के लिए। विलिंग है, ठीक है, विलिंग भी है और एबल भी है, और वो उसके लिए पैसे देने के लिए भी तैयार है, देन डिमांड क्रिएट होगी। ठीक है, अगर सिर्फ आप विलिंग हो लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो वो डिमांड नहीं है। ठीक है, आप विलिंग हो, खरीदना चाहते भी हो और एबल भी हो खरीदने के, पर फिर भी नहीं खरीद रहे हो,
तो भी डिमांड क्रिएट नहीं होगी। जब तक आप उसके लिए पे नहीं करते हो तब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, व्हेन यू आर एबल टू पे एंड विलिंग टू बाय एंड यू आर पेइंग फॉर दैट, इट मीन्स यू क्रिएट अ डिमांड। देन डिमांड जो है शिफ्टिंग एंड मूवमेंट, दो चीजों पे बेस्ड है। ठीक है, शिफ्टिंग किसकी वजह से होती है? शिफ्टिंग किसकी वजह से होती है? प्राइस की। हाँ जी, शिफ्टिंग प्राइस की वजह से होती है, और मूवमेंट क्या है वो? मूवमेंट अदर फैक्टर की वजह से। क्वांटिटी मान लो। ठीक है, अदर फैक्टर की वजह से जो हो वो उसको बोलेंगे मूवमेंट, और जो प्राइस की वजह से हो दैट इज शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, शिफ्ट कर गई यानी कि डिमांड कर्व ही बदल दी है उन्होंने। मूवमेंट सिर्फ उसी डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे जाएंगे, शिफ्टिंग में डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गई है। तो ये ड्यू टू प्राइस हो सकता है। ठीक है, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई, इसलिए शिफ्ट क्या है? डिमांड कर्व शिफ्ट कर गई। इसी के ऑपोजिट डिक्रीजिंग होगी कि नीचे की तरफ शिफ्ट कर गई। ठीक है, देन शिफ्टिंग के बाद मूवमेंट आ गई, दैट इज मूवमेंट। अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो प्राइस बढ़ रहा है। मूवमेंट है। मूवमेंट प्राइस पे बेस्ड नहीं है, मूवमेंट नहीं डिपेंड अनदर करता अदर चीज पे। अनदर फैक्टर पे बेस्ड है। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सपेंशन। अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो अक्षर ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, नीचे की तरफ एक्सटेंशन। ये देखो बढ़ यहाँ रही है ना, ये बड़ी यहाँ पे है ना, जहां बढ़ेगी वहां एक्सटेंशन, जहां कम होगी वहां कॉन्ट्रेक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ठीक है। ठीक है, ये देखो प्राइस यहाँ इतना था लेकिन डिमांड सिर्फ इतनी हुई, तो यानी कि कम है, तो ये कॉन्ट्रेक्शन का केस है। यहाँ पे प्राइस इतना ही हुआ है लेकिन डिमांड इतनी हो गई, तो ये एक्सपेंशन का केस है। देन डिफरेंट बिटवीन वेरियस मार्केट फॉर्म आ गए, अब हमने ये पढ़ा हुआ है। तीन तरह की मार्केट इन्होंने बताई है। एक नेक्स्ट मार्केट भी है, दैट इज ओलिगोपोली। ठीक है, आप ओलिगोपोली। हाँ आप ये वाला डिफरेंस शो करने के बाद अलग से लिख सकते हो, देयर इज अ वन मोर मार्केट दैट इज ओलिगोपोली। वैसे तो दो और मार्केट है, एक ओलिगोपोली एक डिओपोली। ठीक है, डिओपोली में हाँ सिर्फ दो प्रोडक्ट होंगे। तो दोनों मार्केट को आप एंड में थोड़ा थोड़ा इलेबरेट कर सकते हो, क्योंकि वो कम है, उनके बारे में ज्यादा नहीं है, इसलिए आप उनको एज अ पैरा में थोड़ा सा डिफाइन करके आ सकते हो एंड में, और इन तीनों को डिफरेंस के रूप में लिख सकते हो। और अगर ये मैम लॉन्ग आगे क्वेश्चन, के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे ग्रुप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले ही सेंड कर दिए हैं सारे ऑलमोस्ट, जो मैंने दो नहीं मैम असाइनमेंट्स। तो कल जैसे नहीं जैसे सोशियोलॉजी के कल आए थे। आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, ऑलमोस्ट उन्होंने कल ही भेज दिए। हाँ ये है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं, आप मैम से मांगोगे तो वो दे देंगे। वो कल पूछा था इकोनॉमिक्स का तो वो कहते हैं कि पेपर से एक दिन पहले ही आता है। बस फिर ठीक है, आज आपको आ जाएंगे, आज आ जाएंगे क्वेश्चन आपको। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है मैम? हाँ जी, मोबिलिटी मोबिलिटी। का मतलब है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमसे भी पूछते हैं जब हम जॉब पे जाते हो, क्या आप मोबिलिटी है आप में, कि आपको अगर हम कहें कि आपकी जो ब्रांच है वो यहाँ पे नहीं है, कहीं और कंट्री में है, तो क्या आप शिफ्ट करने के लिए रेडी हो किसी और कंट्री में? तो उसको बोलेंगे मोबिलिटी, कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो या नहीं। देन हाउ प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन टेक हैव बीन टेकन अंडर मोनोपोली मार्केट फॉर्म एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फॉर्म। हाँ जी, प्राइस और आउटपुट डिसीजन बताओ, बताओ क्या कह रहे हैं ये। मैम इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म चलेगी। हाँ जी, प्राइस बेस्ड ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे होता है। जो शॉर्ट टर्म होएगा अगर उसमें, शॉर्ट टर्म है तो मतलब प्राइस जो अदर थिंग्स है वो जैसे प्राइस है कुछ मतलब वो कांस्टेंट ही रहता है। जैसे रेंट हो गया। हाँ जी, यानी कि
तो जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म है टर्म उसमें में। फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल होती है, और जब लॉन्ग टर्म है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल नहीं होती है, बिकॉज सब कुछ नहीं। क्या है, फ्लेक्सिबल है। हाँ जी। मैम डायग्राम नहीं आती बस मेरे को इसकी। डायग्राम इसकी बेस ये देखो, ये तो, ये ऐसे डायग्राम किए आपने? मैंने ये ऐसे वाली नहीं की मेरे को, पर ये हाँ, वाली ये वाले आती नहीं नहीं ना है। किए, वही तो फिर इसका फायदा नहीं समझने का। इन्होंने ये तीनों अलग अलग बताई हुई है, हमने ये तीनों एक ही उस पे की हुई है। एक ही डायग्राम में ये तीनों चीजें शो हो रही हैं, इक्विलिब्रियम भी, शॉर्टेज भी और प्रॉफिट भी। ये लॉस हुआ जी। क्योंकि ऊपर चला गया, ये प्रॉफिट होगा क्योंकि यहाँ पे, जहां पे कट हो रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर एसी ऊपर जाता है, एसी ऊपर जाता है, बोला था ना एसी, एसी ऊपर जाता है तो लॉस होगा। एमसी ठीक है। ऊपर है तो प्रॉफिट एवरेज है, पे। एसी ऊपर है तो लॉस है, और दोनों कट हो रहे हैं ठीक तो है। इक्विलिब्रियम। ये देखो, एसी एमसी कट हो रहे हैं तो इक्विलिब्रियम, एसी ऊपर गया तो लॉस, एमसी ऊपर गया तो प्रॉफिट। ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन? एक्सप्लेन द प्रोडक्शन फंक्शन विद वन वेरिएबल। हाँ जी, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशन होता है, मतलब एक फीरम में और प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट और आउटपुट में रिलेशनशिप होता है मैम। इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप होता है, लेकिन ये इनपुट आउटपुट उनके इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ये उनके टेक्निकल फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि लैंड और लेबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें से एक फैक्टर फिक्स है, एक फैक्टर वेरिएबल है। वन फैक्टर फिक्स होएगा, वन फैक्टर वेरिएबल होएगा। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में एक फैक्टर हमेशा वेरिएबल रहेगा, एक फैक्टर फिक्स रहेगा। ठीक है। तो ये आपको दिखाया हुआ है, दैट इज लैंड क्या है हमारी, फिक्स्ड है, और लेबर हम अपने फ्लक्चुएट कर रहे हैं। दिख रहा है ना, लैंड हमारी वन नहीं है, लेबर हम चेंज कर रहे हैं। हाँ। देन टोटल प्रोडक्शन हमारी आ रही है, टोटल प्रोडक्शन में जो भी चेंज आ रहा है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, जो भी एक एक्स्ट्रा यूनिट चेंज करने से जो भी चेंज आया है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्शन। मैम मैं टोटल प्रोडक्शन खुद लिखनी पड़ेगी? टोटल प्रोडक्शन नहीं, ये दी होगी। हाँ, अगर आप अब जैसे क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हो कुछ भी। ये कैसे होएगी? ये पहले बढ़ेगी, पहले बढ़ती जाएगी, देन एक पॉइंट पे आएगी, देन देखो 15 15 एक पॉइंट आ गया, देन उसके बाद डिक्रीजिंग पे चली जाएगी। ठीक है। ठीक है, पहले बढ़ेगी, पहले ज्यादा बढ़ेगी, फिर कम बढ़ेगी। पहले 2 से 5 ज्यादा बढ़ रही है, 5 से 9 ज्यादा बढ़ रही है, 9 के बाद बढ़ तो रही है लेकिन डिमिनिशिंग पे बढ़ रही है। ठीक है, आप मार्जिनल प्रोडक्ट याद कर लो कि 2 3 4 3 4, फिर 3 2 1, देन ठीक है। उसी के ये अकॉर्डिंग तो आप। माइनस ही कर दिया। ये तो माइनस हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट तो टोटल में से। 5 में पहले सेम रहा, फिर 5 में से 2 गए, फिर 9 में से 5 गए, फिर 12 में से 9 गए। हाँ जी, अब आपको लिखना होगा तो आप टोटल प्रोडक्शन याद करके लिखोगे। हाँ जी। आप मार्जिनल प्रोडक्शन याद कर लो, वो ज्यादा आसान है। 2 3 4 3 2 1, ऑपोजिट जाना है। ठीक है, फिर ठीक है। वही आप प्रोडक्शन का पहला याद रख लो, 2, 2 में 3 ऐड कर दो 5, 5 में 4 ऐड कर दो 9, 9 में फिर 3 ऐड कर दो 12, 12 में 2 ऐड करो 14, 14 में 1 ऐड करो 15। मार्जिनल से टोटल बना लो, ठीक है। वो इजी रहेगा, क्योंकि इसमें आप, इसमें गड़बड़ हो सकती है कि 9 के बाद 12 लिखूं कि 13 लिखूं। इसमें आपको याद हो जाएगा इजी, 2 3 4 3 2 1। ठीक है, देन ये शो कर रहे हैं हमें इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और
नेगेटिव नेगेटिव। रिटर्न। ठीक है, ये सब किस पे डिपेंड है, ये मार्जिनल पे डिपेंड है। जब मार्जिनल हमारी, ये मार्जिन मार्जिनल ऊपर जा रही है तो ये कौन सा स्टेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न। मार्जिनल नीचे जा रही है तो डिमिनिशिंग रिटर्न। और मार्जिनल सीधा नेगेटिव पे चलेगी तो ये कौन सा आ गया, नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, देन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये हमारा जो, ये तो आप में है नहीं, आप में तो माइक्रो इकोनॉमी है। तो माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है, मैम ये है हमारे में भी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी है। आपका तो वेबल सब्जेक्ट, गुड्स वगैरह। ये नहीं कह रही मैं, ये वाला क्वेश्चन कह रही हूँ, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आपकी तो मैक्रो अच्छा इकोनॉमिक्स है ये ना। भी। हाँ जी। हाँ जी, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुई, जब हम किसी एक फर्म के बारे में रीड कर रहे हैं, यानी कि हम पूरी की पूरी इंडस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, हम शॉर्ट, कम लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो मैम उसको बोल। इकोनॉमिक्स सेम है। हाँ जी, बीए की और बीबीए की इकोनॉमिक्स सेम है। नहीं, उनको मैनेजरियल है, आपको मैक्रो है। उनका मैनेजरियल में क्या होगा, उनका सब सब कुछ आएगा, मैक्रो और माइक्रो इंक्लूड होगा। आपका सिर्फ माइक्रो है। ठीक है। आपको सिर्फ एक फर्म को देख के चलना है, उनको पूरा होल वर्ल्ड को देख के चलना है। सारे कंपटीशन, सारी इन्वायरमेंट उनको इफेक्ट करती है। देन वेबलर गुड आ गया। वेबलर गुड्स क्या होते हैं और गिफन गुड्स क्या होते हैं। गिफन नेगेटिव होते, वाइबल लग्जरी में आ जाते हैं, हाँ, ये डिपेंड वेबलर करते हैं यानी हमारी कि, इनकम पे। वेबलर यानी कि जो सब लोग नहीं खरीद सकते, और जिनकी जो डिमांड है वो हाई ही रहती है। जब वो प्राइस हाई होगा तभी उसकी डिमांड हाई होगी, ये ऐसे प्रोडक्ट है। मतलब कि डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे रिलाई नहीं करता है। ठीक है, और गिवन गुड इसके ऑपोजिट होते हैं, कि डिमांड कम हो जाएगी जैसे ही हमारे पास पैसे ज्यादा आएंगे, इनकम हमारी जैसे ही ज्यादा होगी, ठीक है, हमारी डिमांड इसके लिए कम हो जाएगी। हम सोचेंगे कि हम इससे अच्छा प्रोडक्ट खरीदे, हम ये क्यों खरीदे। ठीक है, लाइक बाजरा, बाजरा हम खा तो लेते हैं, लेकिन हम अगर हमें इनकम हमारी ज्यादा हो जाए तो हम मक्की पे शिफ्ट कर जाएंगे, बाजरा को छोड़ देंगे। बाजरा सस्ता आता है। क्लियर है, 2 मिनट रह गए हैं, कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो। मैम इजी आएगा ना पेपर बस। पेपर देखो आपके सामने ही है, ये पेपर ही है। क्लियर हो रही है ना सारे पॉइंट। नेम ही क्लियर होने चाहिए आपको। नेम क्लियर होंगे वही आएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, जो जो पढ़ा है वही आएगा। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन पूछ रहे हो, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, दैट इज मूवमेंट। मूवमेंट की वजह से था ना कॉन्ट्रैक्शन डिफ्रैक्शन। इट मीन्स अब यहाँ पे हाँ जी। मूवमेंट ऑफ सप्लाई पूछ रहे। ठीक है, बस याद रखना कि आपका जो पॉइंट था वो क्या था। ठीक है, नाम आपको लिख के ही दिया होगा, ऐसा कुछ अलग से नहीं आएगा कि इस पे क्या लिखे। ठीक है, क्लैरिटी से ही आएगा कि लॉ ऑफ डिमांड बताओ। अब लॉ ऑफ डिमांड क्लियर ही है नाम से, क्या पूछ रहे हैं आपको। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा, एक आधा क्वेश्चन घुमा के भी आएगा, कि मान लो आप उस कंपनी में वर्क कर रहे हो, ठीक है, डिमांड गिर गई, तो आप कैसे काम करोगे, क्या करोगे। ठीक है, तो ऐसे आपने बताना है उनको कि मैं अपनी कॉस्ट कम करने की कोशिश करूंगी, प्राइस जो है उसको हाई नहीं रखूंगी ज्यादा। ठीक है, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बताऊंगी, ताकि वो मेरे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और मेरे प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो बढ़े। ठीक है, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। तो फिर वो सोचना होता है कि अगर मैं वहां की मैनेजर बन जाऊं तो मैं क्या करूंगी। ठीक है, या फिर अगर इकोनॉमी में ये चीज हो गई तो मैं उसको कैसे बीट करूंगी, वो सोचना पड़ेगा 2 मिनट। सोचो और लिखो, जो तुम्हारी सोच में आ रहा है वही लिख दो। ऐसा नहीं है कि तुम गलत सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। हम खुद इकोनॉमी में ही रहते हैं ना। एक्सटेंशन बस भरना होता है, कॉन्ट्रैक्शन का कम होना होता है ना बस। हाँ, ठीक है। मूवमेंट है ये सप्लाई का। बजट लाइन और मार्जिन लाइन में क्या आएगा? बजट लाइन प्राइस की वजह से, मार्जिन लाइन जो दोनों के टोटल क्वांटिटी की वजह से।